शफकत चीमा साहब को आप इमरेशपुरी ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं। दिखा दिया जाता है चेहरे के दो रुख होते हैं। वो एक बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और वो खानदानी लोग, हर डिपार्टमेंट में लॉबी सिस्टम। तो गवर्नमेंट इसको सबसे पहले तो सनत का दर्जा दे, इसके पीछे इसके थपकी लगाए और पाकिस्तान में सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बने। वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। नाजरीन, जब से वीडियो फिल्म इंडस्ट्री या पर्दा स्क्रीन का दौर आया तब से इस दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया और तब से लेकर आज तक इसमें जिद्दत आती जा रही। दुनिया की तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज अपने अंदाज से, अपने तरीके से अपने काम कर रही हैं और पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है। गो के 70, 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने जोबन पे थी और आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है इसे किसी एक ऐसे शख्स की या ऐसी मुतहरक तहरीक की ज़रूरत है जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने जोबन की तरफ जाए। इस बात को आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक इंतहाई पाकिस्तान के मायनाज नदीम चीमा साहब मौजूद हैं। आप प्रोड्यूसर हैं, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, सर से बातें करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। चीमा साहब, सबसे पहले ये तो बताएं कि आपका फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आना और इसका क्या आपका पस मंज़र था, कैसे शुरू कर लिया इस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आना? बड़ा लंबा सफर है, पॉडकास्ट का वक्त इसी में गुजर जाएगा। जी जी। बचपन से अच्छा। एज ए चाइल्ड स्टार मेरा सफर का आगाज हुआ फिल्म इंडस्ट्री से और मैं उसके बाद बेशुमार मूवीज मेरे सामने बनी। उसका रीजन ये था कि बड़े भाई शफकत चीमा फिल्म आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और जब वो स्टूडियो में काम कर रहे थे, बल्कि अभी कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी इन दिनों कुछ तबीयत उनकी खैर खराब है, बेहतर की तरफ इंशाल्लाह जा रही है। तो मैं उनकी सारी मैनेजमेंट किया करता था स्टूडियोज में। अच्छा। जितना उनको डील करना सारा, तो उन्होंने जितना काम किया वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने डायरेक्टर्स थे मैंने सबको काम करते देखा। और जब मैंने एज ए डायरेक्टर खुद अपना आगाज किया तो 300 डायरेक्टर का एक्सपीरियंस मेरे अंदर मौजूद था। मैं ऑब्जर्व कर चुका था इतने लोगों को काम करते हुए। ठीक है। अच्छा, आप उनसे इंस्पायर हुए। मैं तो सच्ची बात है अपनी तरफ से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की तरफ से कहूँगा कि शफकत चीमा साहब को आप इमरेशपुरी ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं। तो उनके जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर्स को निभाया है, तो आपने हदायतकारी की तरफ कैसे रुख आपका मुड़ गया? देखिए, जब मैं शफकत भाई को काम करते देखता था ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे पावरफुल एक कुर्सी होती थी वो होती थी डायरेक्टर की, जो कैप्टन ऑफ शिप होता था। जब मैं उनकी शख्सियत को देखता था, उनके काम को देखता था कि डायरेक्टर्स के अंडर में आर्टिस्ट भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी, तमाम लोगों पे एक डायरेक्टर जो होता है उसकी एक अच्छी पावर होती है और फिर डायरेक्टर एक क्रिएटर होता है, उसने ऐसी ऐसी चीजें तख्लीक करनी होती हैं। उस वक्त से एक माइंड बन गया कि इंडस्ट्री में एक्टिंग तो शौक है लेकिन बनना फाइनली डायरेक्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मुकाम पे हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, कर भी रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। अच्छा, आपका जो पहला प्रोजेक्ट था जियो सर उठा के, वो कैसे शुरू किया और उसके साथ साथ उसकी कहानी को कैसे आपको रिलेट करते हैं छोटू गैंग के हवाले से? बिल्कुल बुखारी साहब, ये ट्रू बेस्ड कंटेंट था। 2017 में फिल्म बनाई थी जियो सर उठा के और छोटू गैंग बेस्ड था स्टोरी। अच्छा, मैं इत्तेफाक से चूंकि फिल्म की तरफ आना था, अच्छा, मैं न्यूज देख रहा था अपने ऑफिस में बैठा। ठीक है। तो न्यूज जो चल रही थी टीवी पे वो चल रही थी कि पिछले 15 दिनों में 900 अहलकार जो हैं, मतलब बहुत सारे पुलिस के अहलकार जो हैं वो छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। और 9 पुलिस अहलकारों को छोटू गैंग ने अगवा कर लिया। अच्छा। और तवान और बता दे के पुलिस वालों को बाजियाब करवाया गया। मैंने कहा यार ये क्या इतना मजबूत, ऐसा गैंग के अदारों को अगवा कर लिया गया। मैंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की। अच्छा। बड़े भाईजान शफकत चीमा साहब से जिक्र किया, भाईजान मैं इस टॉपिक पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। अच्छा। कहते यार ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट होगा, कच्चे का इलाका, छोटू गैंग, उसका एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ। मैंने भाईजान पहले कोई मुश्किल काम कोई हाथ डालना है। मुझे चीमा साहब ने वहां पे कॉल की, कच्चे के इलाके में रहीम यार खान सैदकाबाद के जो बड़े MP NMS लोग थे। चीमा साहब ने कहा यार मेरा भाई आ रहा है छोटा, इसका जरा लुक आफ्टर करना और इसको वो एटमॉस्फेयर दिखाएं सारा।
मैं फिर वहां गया, मैंने वहां की देखा दरिया के पार का वो इलाका कच्चे का। फिर मैंने उस सब्जेक्ट पे काम किया, उस पे रिसर्च की। तो पहली फिल्म बनाई जियो सर उठा के। अच्छा, चूंकि उसमें पुलिस की कुर्बानियां भी थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, आप पुलिस की कुर्बानी की तरफ आएंगे। जब वहां पे आप जाके रिसर्च कर रहे थे, कोई किसी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, कोई वाकया भी ऐसा पेश आ गया जिसकी वजह से आप हमसे शेयर करना चाहें? बिल्कुल करना चाहूंगा जी जी। मैं जब रिसर्च कर रहा था, अच्छा, मैं जिन लोगों से बातें कर रहा था वो कच्चे के लोग थे, वही उसके लोग थे। अच्छा। अब वो मुझे खुद ही बता रहे हैं सारा कि यहाँ पे होता क्या क्या है। अच्छा, मैं जब इंटरव्यू उनसे बात करके सारी इंफॉर्मेशन लेके वहां से निकला, तो मुझे बाद में उन लोगों ने बताया, जो वहां के एमपी एमएनएस के लोग थे, उन्होंने कहा, आप पता है जिनसे आप बातें कर रहे थे वो कौन थे? अच्छा। वही तो सारे गैंग के लोग थे। तो ऐसा भी वाकया हुआ। तो उनसे ही पूछ के बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको डर किसी चीज का नहीं था। अच्छा। उन्होंने खुले लफ्जों से बताया सारा कुछ, क्या क्या करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, क्या क्या मामला होते हैं, वो सारी चीजें। अच्छा, तो अभी आप स्टोरी सुना रहे थे, वो पुलिस वालों से इंटरेक्शन हुआ, उसके हवाले से। अच्छा, उसके बाद चूंकि मैंने हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट में कोई मैसेज होता है, और अपने मुल्क के अदारों को, उनके मोराल को बुलंद करने के लिए, अपने उनकी पॉजिटिव एक्टिविटीज को बयान करने के लिए अपने मोस्टली प्रोजेक्ट बनाता हूं। तो इस फिल्म में भी पुलिस को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा जब छोटू गैंग के अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत सारे पुलिस एहलकार जख्मी हुए, बहुत सारे मरे। तो मैंने वहीं से कहानी निकाली, जियो सर उठा के, जो कि पुलिस फोर्स को ट्रिब्यूट के लिए था, कि 4 दोस्त, 4 पुलिस वालों की कहानी। छोटू गैंग वहां पे जाते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, और वो कैसे उन लोगों तक पहुंचते हैं, और उन उस क्राइम में, उस जमीन पे किस तरीके से वो अपना ऑपरेशन करते हैं, और क्लाइमेक्स पे जाके फिल्म पे उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उस क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करते हैं वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद आप ये बताएं कि फिल्म बनाते वक्त सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज होता है जिसको फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर प्रोड्यूसर सर पे हो, जी जी, और बजट कम हो, अच्छा, और वो कहे कि ये सीक्वेंस आज ही आपने खत्म करना है, और बाय द वे वो किसी वजह से ना खत्म हो रहा हो, और हमें जब उसको कंप्रोमाइज करके खत्म करना पड़ता है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी और चैलेंज यही होता है कि इसको खत्म करना है। चूंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, हम बड़े कंट्रोल बजट में फिल्म बना रहे होते हैं, चूंकि हमारी जो मार्केट है, हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है, वो बहुत महदूद है। हम आज से 20-25 साल पीछे जाते हैं तो पाकिस्तान में कोई 1000 से ज्यादा सिनेमाज थे। अच्छा, अब 50 भी नहीं रह गए। हमें अपनी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए अपने महदूद रिसोर्सेज में अपने प्रोजेक्ट को बनाना होता है और सिनेमा तक पहुंचाना होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि महदूद रिसोर्सेज हैं, कम सिनेमाज हैं, थोड़ा आपके पास बजट होता है, तो आप क्या समझते हैं बतौर प्रोड्यूसर, बतौर डायरेक्टर, कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो मेजर तब्दीलियां की जाएं तो उसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट पकड़ सकती है, या कम अज़ कम सही रास्ते पर गामजन हो सकती है? बुखारी साहब, सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम एक फिल्म बनाते हैं तो उसको लगाएं कहाँ। गिनती के 5 शहर रह गए हैं जहां पे सिनेमाज हैं, और वो सिनेमा है मल्टीप्लेक्सेस। मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सपोर्ट मिलनी चाहिए कि चूंकि ये जो मासेस है मल्टीप्लेक्स में नहीं जा सकता। अब लाहौर में रहने वाला एक मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, वो कैसे जाएगा पैकेजेस मॉल में, क्यू सिनेमा में, इंपोरियम मॉल में, जो बड़े मॉल हैं जहाँ पे 1000, 1200, 1500 का टिकट है, जहाँ पे आप इंटरवल पे नैचीज और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो 1000 रुपया लग जाता है। एक आम आदमी 3000 रुपये का फिल्म नहीं देख सकता। गवर्नमेंट सपोर्ट ये चाहिए कि पाकिस्तान के हर शहर में, अगर 20, 30, 40 शहर हैं, वहां पे हर शहर में एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा बने। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अदा करना चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट या जो लोग देखने वाले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई ऐसी तब्दीलियों की जरूरत है? मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस वक्त नहीं, बल्कि जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है, लावारिस है। अच्छा, ये गवर्नमेंट की इसके पीछे पुष्ट पनाही नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेती है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा रोकना माजरत के साथ, क्या इंडियन इंडस्ट्री भी सिर्फ टैक्स देती है, इंडिपेंडेंट है, या वहां पर वो तो अदारा है, गवर्नमेंट की सनद बन चुकी है। ठीक है। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे तो एक प्रोड्यूसर जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है कि वो आप फाइनेंस ले सकते हैं, आपको उस मतलब जैसे आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट मिल जाती है, कर्ज मिल जाता है, आप उससे फिल्म बना लेते हैं, फिल्म हिट होती है, सिनेमा से जब रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो वापस कर दिया जाता है। ये तो वहाँ की पॉलिसीज हैं। मैं यहाँ का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के सिनेमा का रिवाइवल करना है, हमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गवर्नमेंट को रिवाइवल करना है, तो गवर्नमेंट इसको सबसे पहले तो सनत का दर्जा दे, इसके पीछे इसके
थपकी लगाए और पाकिस्तान में सिंगल स्क्रीन सिनेमास बने। गवर्नमेंट के पास हर शहर में रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द कितनी प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट के पास जमीन होती है, अगर हर शहर में एक एक सिनेमा बन जाए। चीमा साहब, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कर भी देती है, जो हमारा कंटेंट है क्या वो इस मयार का होता है कि पब्लिक जो है वो उसकी तरफ इंस्पायर हो? देखें बुखारी साहब, जब आप कोई अदारा किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखता है। जब गवर्नमेंट पुष्टपनाही करेगी, सपोर्ट करेगी, तो उसके यकीनन एक पूरा एक बोर्ड बैठेगा कि कोई भी फिल्म स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले उस स्क्रिप्ट को अप्रूव करवाया जाए। जब वो स्क्रिप्ट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होगा कि उसमें पता होगा कि कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं है, कोई बदमाशी, कोई गुज्जर, कोई क्लाशनकोफ, कोई जात बरादरी पे फिल्म नहीं है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो भी चीजें साथ साथ हों। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? अच्छा। हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वही प्रोजेक्ट जब सेंसर बोर्ड में जाता है तो फंस जाता है, इसलिए कि पहले से अप्रूव नहीं हुआ होता। सेंसर बोर्ड की कुछ पॉलिसीज होती हैं, जब उसमें कांट-छांट होती है तो फिल्म अपना असल जो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सीमा साहब, यही गवर्नमेंट है, यही लोग हैं, यहाँ के व्यूअर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट कर रही है। देखिए, ड्रामा इंडस्ट्री भी चंद लोगों के हाथ में है, चंद अदारे हैं जिनके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे ARY ड्रामा है, अच्छा। हम है, एक्सप्रेस है, या डिफरेंट और भी चैनल्स हैं, उनकी अपनी प्रोडक्शंस बनती हैं। एक नया मेकर उठ के, लाइक आप सोचते हैं कि यार मैं एक ड्रामा प्रोड्यूस करूं या एक ड्रामा बनाऊं और जाके मैं चैनल्स को कहूं कि इसको ऑन एयर करें, तो कभी नहीं हो सकता। उसके लिए वहां पे भी ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। हर डिपार्टमेंट में लॉबी सिस्टम है। अच्छा, मतलब जितने स्टार्स हैं उन स्टार्स को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उन स्टार्स के ही ड्रामे उन चैनल्स पे चलते हैं। अब लाहौर के मेकर जो है कोई चीज बना लेंगे, वहां जाके वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। अच्छा, मैं ना एक चीज़, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, एक हमारे यहाँ 9 मई को एक बड़ा वाक़या हुआ पाकिस्तान में। उस वाक़े के बेशुमार महरक़ात, बेशुमार वजूहात थी, पाकिस्तानी पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग तो थे उसमें शामिल, लेकिन जो इंडियन यूट्यूबर्स थे उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था। आप उससे पहले की 5, 6, 7 माह की तमाम वीडियोस बड़े जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके निकाल के देख लें, वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। इसी तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी अब तारीख की तमाम चीज़ों को खंगाल के निकाल के नैरेटिव बिल्ड कर रही है। बहुत सारी, जैसे पद्मावत मूवी थी, हीरा मंडी मूवी थी, इस तरह की और मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने तारीख को मस्क किया है। तो इसके हवाले से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इसके क्या इनिशिएटिव सर, यहाँ पे इनिशिएटिव क्या लेना है? हम लोग तो इंडियन के खिलाफ कोई बात कर दें तो हमारी फिल्म सेंसर नहीं होती। वहां पे तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। उन्होंने खिलजी का किरदार ही चेंज कर दिया, खिलजी की रूह ही सारी खत्म कर दी। बात यह है कि वहां पे जो करते हैं ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान जो मूवीज बनती हैं, वहां पे सपोर्ट हो रही होती है। हम एक लफ्ज बोल देते हैं हम साया मुल्क के खिलाफ, तो हमारी फिल्म पे जाके सेंसर पे बैन हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम उनका मुकाबला करने के लिए, हमारा मीडिया इतना आज़ाद नहीं है हमारी फिल्म कि हम लोग हर तरह का प्रोजेक्ट बना सकें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपकी फिल्म दौड़ थी, इसका तजर्बा कैसा था? इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? दौड़ भी कमर्शियल फिल्म थी और लव स्टोरी भी थी और एक स्पिरिचुअल कंटेंट था कि मतलब एक ऐसे बाप की कहानी थी कि जो जिसकी घर पे जवान बेटी है और वो अल्लाह से मदद करता है कि अल्लाह मैं अपनी बेटी को इसके मतलब ब्याह सकूं, इसको इसके घर में रुखसत कर सकूं। उसके पास एक प्राइस बॉन्ड था, जो कि वो प्राइस बॉन्ड लग जाता है, उसको एक इनाम निकलता है। जब इनाम मिलता है तो वो रकम लेके घर पे आ जाता है। अब जब घर पे आता है, ये फिल्म थी अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने की बुनियाद पे। अच्छा। वो उस पैसे को अपने घर की एक अलमारी में रखने के बाद उसकी जो चाबी थी वो कुरान मजीद के अंदर रख देता है और अल्लाह को कहता है, अल्लाह मैंने तेरे सुपुर्द की। ठीक है। उसके बाद उसी घर पे एक वारदात होती है और वारदात वाले वो जो पैसा लूट कर ले जाते हैं, वो पैसा फिल्म के क्लाइमेक्स में जाके वापस वहीं आया और चाबी उसने पैसा वहां रखने के बाद वहीं रखी और अल्लाह से एक मैसेज था ऑडियंस को कि जो अल्लाह पर तवक्कल करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट था जिसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी था, जिसमें फाइट, एक्शन सीक्वेंसेस, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक इसका ये एक बुनियाद थी
कि जो अल्लाह पर तवक्कल करता है उसे कमी नहीं होती किसी चीज की। हिदायतकारी के हवाले से किसको इंस्पायर करते हैं आप? देखिए मैंने पाकिस्तान के तमाम डायरेक्टर्स को काम करते देखा है, सबको ऑब्जर्व किया है, लेकिन मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सईद नूर साहब हैं, जो कि उनका मैं असिस्टेंट भी हूँ, उनको असिस्ट किया, वो मेरे टीचर भी हैं, तो सईद नूर साहब इज द लेजेंड। सैयद नूर साहब की कोई 2-3 फिल्में जो आपको बहुत बहुत पसंद हो, जो फेवरेट तो होती है ना, कोई ना हर फिल्म जो है एक डिफरेंट है। उनका फिल्मी सफर का आगाज जो है कसम से शुरू हुआ, सुपरहिट फिल्म, जीवा बनाई, सुपरहिट फिल्म बनाई, चूड़ियां बनाई, सुपरहिट, मेहंदी वाले हाथ बनाई, सुपरहिट, हवाएं बनाई, सुपरहिट, मजाजन बनाई, सुपरहिट, लॉट्स ऑफ मूवीज। क्या बात। सईद नूर साहब एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका हर कॉन्सेप्ट, हर आइडिया दूसरे से डिफरेंट होता था, मुख्तलिफ होता था। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले सेंसरशिप की बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कौन सी रुकावटें हैं जो उनको हटा के सेंसरशिप जो है उस पर काबू पाया जा सकता है? किन सी चीज़ों को होना चाहिए सेंसरशिप के हवाले से? देखिए सेंसर, आप कोई स्पिरिचुअल जो है इशू, कोई ऐसा जो हमारे रिलीजन की बात हो या किसी के रिलीजन के बारे में, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो सेंसर उस पर इतराज लगाता है। अदारों के बारे में हम बात नहीं कर सकते, किसी अदारे पे कोई करप्शन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किसी को नेगेटिव पेंट करते हैं, उस पर हमारे ऊपर इश्यूज लगते हैं, सेंसर की पॉलिसीज जो है वो फिल्म बैन हो जाती है उस पर। ये चीजें जो है हमें पहले से ही, सेंसर बोर्ड अगर हमें कोई पॉलिसी दे दे कि आपने इन चीजों को डिस्कस नहीं करना, और कोई ऐसा पहले से बोर्ड तश्कील दिया हो कि हम कोई स्क्रिप्ट बनाएं और वो स्क्रिप्ट बिफोर सेंसर अप्रूव्ड हो और फिर उसके बाद शूट हो, तो फिर वो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिल्म के अलावा कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? देखिए इस वक्त चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सिनेमा का रुझान जो है कम होता जा रहा है और सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। ठीक है। उसका एक्सपीरियंस मैंने इस तरह किया कि पिछले साल 2024 में मैंने एक फिल्म बनाई, हल्फ। अच्छा। पंजाब पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है। वो फिल्म इतनी हिट हुई कि उससे मुझे इतनी अच्छी अर्निंग हो गई कि मैंने उससे बाप फिल्म प्रोड्यूस कर दी। अच्छा। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके पास यूट्यूब। अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक अच्छी स्टोरी लेके चलते हैं, तो वो चलती है। क्योंकि एक हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और उसको फ्री देखने में जो चीज मिले और वो चीज भी अच्छी हो, तो बिजनेस भी देती है और आपको एक अच्छी पहचान भी देती है। अच्छा, आपने एक प्रोजेक्ट पंजाब पुलिस के साथ मिलकर किया। जनरली पंजाब पुलिस के हवाले से या पुलिस के हवाले से पाकिस्तान के किसी सूबे में हो, कोई अच्छी परसेप्शन नहीं है। आपका कैसा तजुर्बा? देखिए मैंने उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हल्फ फिल्म बनाई थी कि एक पुलिस ऑफिसर जब एक हल्फ उठाता है कि मैं अहद करता हूं कि अपने वतन की खातर फलां 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 ये करूंगा, वो करूंगा, कभी मुल्क पे आंच नहीं आने दूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो उस हल्फ की पासदारी करे तो फिर कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता, कोई बुराई कर नहीं सकता। मतलब वो इस टाइप का एक टॉपिक था जिसको मैंने चूज किया था। मैंने पुलिस का परसेप्शन ही चेंज करने के लिए फिल्म बनाई थी। पुलिस का जो हीरो दिखाया था वो इतना पॉजिटिवली दिखाया, और उसमें जब आप फिल्म देखेंगे, आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने पुलिस को इतना जदीद है भी जदीद, लेकिन उसको हमने जब फिल्म में रिप्रेजेंट किया उन तमाम चीजों को, तो वो बड़े अच्छे अंदाज में। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि क्या जो आपका रियल एक्सपीरियंस था पुलिस के साथ, वो कैसा था? उस एक्सपीरियंस में आपने पॉजिटिविटी जो है उसको नोट किया, उसको देखा, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें को आप समझते हैं कि यार ये पंजाब पुलिस इतनी मेहनत करी है? फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि पंजाब पुलिस की जो फोर्स की टोटल नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद वो हर वक्त ड्यूटी पे होते हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए पंजाब पुलिस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया ऑडियंस के सामने नहीं है। जब मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया, तो मैंने जब उसमें उनके साथ शामिल होकर उनकी तमाम चीज़ों को देखा, तो वो बहुत आला किस्म की चीज़ें थी उनकी। जैसे ये सेफ सिटी है पाकिस्तान में, लाहौर में, सॉरी, पूरे सेफ सिटी जो है मॉनिटरिंग कर रहा है कैमरों के जरिए पूरे लाहौर को। बहुत अच्छा था, मैंने फिल्म में दिखाया। फिर उनका जो एप्स है मुख्तलिफ, अगर किसी को हरासमेंट की जाती है, किसी खवातीन को, एक मैसेज करने से पुलिस वहां पहुंचती है उस लोकेशंस पे, वो मैंने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। फिर टेक्नोलॉजी के जरिए, CDR के जरिए, लोकेशन के जरिए कैसे कैसे पहुंच सकती है, ये सारी चीजें मैंने दिखाई हैं, और पुलिस में सारी ये चीजें हैं। और दूसरी बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जब मैंने फिल्म हल्फ बनाई, अच्छा, तो जितने 90% लोग हैं फिल्म के अंदर वो रियल पंजाब पुलिस के हैं। अच्छा। मैंने पंजाब पुलिस के लोगों के ऑडिशंस लेके उनमें से ही कैरेक्टर सिलेक्ट किए। अच्छा। और वो सारे रियल पुलिस वाले हैं, माशाल्लाह। अच्छा, उसमें अब ये हुआ कि आप उनकी जब फुटवर्क, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, तो मुझे जो मेरा आम एक अदाकार होता है, हम उसको पुलिस की एक्टिंग करवाते हैं,
वो इतनी अच्छी नहीं कर पाता जितनी वो रियल लोगों ने की है। उनको खड़े होने का पता है, उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता है, उनको जेस्चर्स का पता है कि किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन रिएक्शन दिए जाते हैं कि अगर किसी ऑफिसर के सामने खड़े हों, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नदीम चीमा फिल्म्स का विजन क्या है? देखिए, नदीम चीमा फिल्म्स का विजन ये है कि वो चाहता है कि अपना जिस अदारे का उसने आगाज किया है, उस अदारे को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन है। वो बनेगा और इंशाल्लाह ताला यही विजन है कि हमने इतना ऐसा अच्छा कंटेंट उस पे लेके जाना है कि जब नदीम चीमा फिल्म्स का उसके ऊपर नाम ही आए तो लोग कहेंगे यार ये फिल्म देखनी है, ये प्रोजेक्ट देखनी है। यही विजन है हमारा। अच्छा, ये बताएं कि थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है आपकी फिल्म के एक प्रीमियर पे, वो क्या स्टोरी थी, क्या हुआ? बुखारी साहब, सब लोग यही सवाल करते हैं। जी जी। यार बॉस, ये स्टोरी क्या होनी है? एक आर्टिस्ट है जो फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने के लिए आया है। अच्छा। 5 बजे मेरी फिल्म का प्रीमियर था। अच्छा। पाकिस्तान का सारा मीडिया वहां पे था। 4:30 बजे मेरी उनसे आखिरी बात हो रही है। मैंने कहा मोमी भाई, मोहम्मद राना साहब को मोमी कहते हैं, मैंने कहा मोमी भाई आप सिनेमा पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूँ, मेरी गाड़ी में मेरे साथ बच्चे हैं, मैं शायद 2-4-5 मिनट लेट हो जाऊं, आप पहुंचे। अच्छा, मोहम्मद राना साहब जब सिनेमा में पहुंचे, क्यों सिनेमा लाहौर में, ये हमारा प्रीमियर था। अच्छा। मैंने उन्हें बोला भी था कि आप ना गाड़ी से ना निकलिएगा, हम इकट्ठे एक साथ रेड कार्पेट पे एंटर होंगे, डायरेक्टर और एक्टर, ताकि वो मीडिया सारी कवरेज कर सके। अच्छा, वो मुझसे पहले बाहर निकल के खड़े हो गए। जब मैं देख रहा हूँ तो उनके कदम डगमगा रहे हैं। मैं उनके पास पहुंचा हूँ, बहुत सारी वीडियोस में भी लोग देख रहे हैं, बल्कि आपने भी देखा होगा। मैं मोमी साहब के पीछे पहुंचा, मैंने कहा क्या बात है भाईजान, आपकी तबीयत ठीक है? कहते यार नदीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाएं। बस ज़ाहिर देखने में वो लग रहा था जैसे ड्रंक है। अच्छा। उनको अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैंने जाके सहारा दिया। मैंने कहा आप एक काम करें, आप गाड़ी में बैठे, आप वापस जाएं, मैं प्रीमियर हो रहा है, कोई मसला नहीं। कहते नहीं यार, मेरी एक फिल्म आ रही है और बहुत बड़ी फिल्म है ये, बाप, मैंने टाइटल रोल किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इस फिल्म को देखूँ, इसका प्रीमियर देखूँ। अच्छा। उन्होंने जिद की तो हम लोग उनको साथ ले गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ड्रंक हो। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की हैं। अच्छा। मेरी फिल्म छत्तीसगढ़ में भी वो हीरो हैं। अगर ऐसा होते, वो ड्रंक करके आते, तो क्या मैं छत्तीसगढ़ के बाद उनको दूसरी फिल्म में लेता? ऐसा नहीं है। दिखा दिया जाता है, चेहरे के 2 रुख होते हैं। बज़ाहिर किसी को पता है कि क्या किसी ने कोई सबूत दिया हो कि एंगल, वीडियो का एंगल इस तरह था, एंगल देखने में यही लगता था कि ड्रंक है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो एक बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और वो खानदानी लोग हैं। मोहम्मद राना साहब का ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो ड्रंक करते हों, सेट पे आते हों या ऐसा हुआ हो। ये वाकई ही तबीयत की खराबी हो सकती है। अभी तक चूंकि उसके बाद वो उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया खुद आके। जब वो आते, मेरी मुलाकात हुई उनकी फैमिली से, भाई से, उनकी फैमिली के लोगों से। उन्होंने कहा है कि वो जिस तरीके से मीडिया ने उनको उछाल दिया उस बात को, वो डिप्रेशन में हैं, वो किसी बारे में किसी से ना मिलना चाहते हैं ना कोई बात करना चाहते हैं। तो बाकी अभी अपने घर पे हैं, ठीक है माशाल्लाह से। चल ये बताएं कि दिल्ली गेट जो है वो भी आपकी फिल्म आने वाली है, उसकी क्या कहानी है? देखिए, मेरा हर फिल्म का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। दिल्ली गेट भी अंदरून लाहौर की लव स्टोरी फिल्म है। अच्छा। अपनी जिंदगी के हकीकी रंगों से सजी हुई फिल्म, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए किरदार, मतलब लाइक उसमें जावेद शेख साहब हैं, वो अंदरून लाहौर के हैं। अच्छा। कबूतरबाज दिखाए हैं। क्या बात है, एक बड़ा नाम है जावेद शेख साहब का। जी जी। उसमें हीरो वो भी कबूतरबाज है। और अगर आप देखे जाए तो हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं खालिद भट्ट साहब भी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो अंदरून लाहौर के एक अखाड़े का पहलवान है। तो अंदरून लाहौर की कहानी है, अंदरून लाहौर का कल्चर है, लव स्टोरी, कमर्शियल मसाला, ग्लैमर, और वो चीज जो एक ऑडियंस देखना चाहती है। जैसे पाकिस्तान का दिल लाहौर है और लाहौर का दिल दिल्ली गेट। मेरा जो अभी टीजर है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें दिल्ली गेट का, तो उसकी पहली लाइन ही यहाँ से टीजर स्टार्ट होती है। कहता देख मेरे बादशाह, लाहौर वाले कभी बंद नहीं करते, दिल का गेट हो या दिल्ली गेट। क्या बात। तो दिल्ली गेट तो है ही, लाहौर तो है ही दिल वालों का शहर, और दिल्ली गेट जो है वो लाहौर का दिल है। क्या बाकी लाहौर में आपने इतना अरसा गुजारा है, बाकी लाहौर ऐसा है? सर देखिए, है लाहौर का दिल कितना बड़ा है कि पूरे पंजाब से लोग लाहौर में आके बस गए। ऐसी बात है। तो लाहौर जिंदा दिल शहर है, और लाहौर जो एक दफा आता है वो वापस नहीं जाता फिर। मतलब आप फीमेल को ज्यादा फोकस करते हैं या मेल कैरेक्टर? देखिए ये तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमें तो जो रिक्वायर्ड हो हम उसको साइन करते हैं। अब फोकस करने वाली बात नहीं होती कि इसमें, मतलब लाइक बाप है तो मोहम्मद राना एक बाप की कहानी थी, तो जाहिर बात है मोमी साहब उसके लीड रोल में थे। बाप और बेटी की कहानी थी। और आपके सवाल के बगैर ही मैं आपको उसके बारे में बताऊं, बाप एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। जी जी। एक ऐसा इशू जिसकी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने फिल्म बनाई। अच्छा। वो इशू है आजकल रेप, बच्चियों के साथ ज्यादती, और ज्यादती के बाद मर्डर। बाप की कहानी भी ऐसी ही एक बाप की कहानी है
जो पहाड़ों में रहता है, मोहम्मद राना, और दरिया में एक कश्ती चलाने वाला मल्ला है जिसकी ख्वाहिश है कि इस गांव में कोई बेटी पढ़े और पढ़कर डॉक्टर बने, और अपनी बेटी, उसकी जिस दिन बेटी पैदा हुई उसकी बीवी की डेथ हुई, और उस बाप ने उसको माँ और बाप बन के पाला, और जिस दिन बेटी पहले दिन कॉलेज जाती है वापस ही नहीं आई। हमारे यहाँ और उसके बाद उस बाप की तलाश शुरू होती है। अच्छा। तो अगले दिन बेटी की डेड बॉडी मिल जाती है। अब उसके बाद अब ये एक मैसेज था कि वालिदैन अपनी औलाद को कैसे पालते हैं, कैसे जवान करते हैं, और एक रेपिस्ट, एक बेड़िया, एक नासूर हमारे मुआशरे का उठता है और एक बच्ची के साथ ज्यादती करने के बाद किस तकलीफ से गुजरती है वो बच्ची, वो औरत, वो लड़की, और किस तकलीफ से गुजरता है उसका बाप। ये कहानी थी, और उसको फिर अंजाम तक तो पहुंचाना ही होता है, जो एक फिल्म का तरीकाकार होता है। हाँ, आजकल हमारे यहाँ सोशल इश्यूज जो हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं। मैं सच्ची बात है कि जब आप इन इश्यूज़ को रेज़ करते हैं तो यकीन जो है वो पब्लिक आपके साथ जुड़ती है। आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा काम था हदायतकारी में जो आपको सब कुछ से ज़्यादा यादगार महसूस होता है कि ये मेरा काम सबसे बेहतरीन? देखिए, ये तो तख्लीकी काम होते हैं, कोई भी इसमें आखिरी नहीं होता है कि ये सबसे बेहतरीन है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तो अपने किसी भी ऐसे काम से मुतमिन नहीं हूँ कि ये मेरा आखिरी है और यादगार वाला है। मैं सब पे मेहनत करता हूँ, मेरे लिए सब बेहतर है। चूंकि डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म उसका बेबी होता है, उसका बच्चा होता है, उसकी औलाद होता है। तो औलाद में तो कोई भी बंदा नहीं कर सकता कि यार ये मेरी औलाद अच्छी है, ये बुरी है। तो मैं तमाम कैरेक्टर्स पे, तमाम सब्जेक्ट पे, तमाम कंटेंट पे बड़ी मेहनत करता हूँ, और आगे भी जितने आ रहे हैं वो बड़े मुनफरद होंगे, और मुतमिन होने वाली अभी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखा जाता है बॉलीवुड को, अगर आपको कभी मौका मिले किसी हदायतकार के साथ काम करने का बॉलीवुड में, तो किसके साथ काम करना की ख्वाहिश है आप? नहीं, हदायतकार के साथ मैं क्यों काम करूंगा? आप मुझे अदाकार का सवाल करें तो मैं आपको बताऊं। देखिए, हमारी कोलैबोरेशन के साथ मूवीज बननी चाहिए इंडियन के साथ, और जैसा कि अभी इंडियन पंजाब की फिल्में बन रही हैं और हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को वो ले रहे हैं, मिलके बना रहे हैं, इसी तरह चाहिए कि हमारे हम जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो इंडियन पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं वो हमारी मूवीज में काम करें, और हमारी फिल्म भी इंडियन पंजाब में रिलीज हो, जिस तरीके के इंडियन पंजाबी मूवीज इस वक्त पाकिस्तान में रिलीज हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोलैबोरेट होना चाहिए दोनों मुल्कों को। तो जैसे आपने मुझे कहा कि हदायतकार नहीं तो एक्टर, कोई ऐसे अदाकार का नाम बता दें। देखिए, बेशुमार आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। गिप्पी ग्रेवाल बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, सिंगर अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है। क्या उनकी लड़की हीरोइन नेहरू बाजवा है, वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो हमारे कॉमेडियंस को ले रहे हैं, हम भी उनके आर्टिस्टों को लें, और कोलैबोरेशन के साथ मूवीज बननी चाहिए। अच्छा, मूवीज से हट के आप बात करते हैं बड़े चीमा साहब की। चीमा साहब क्या फिल्म की तरह जैसे उनका खौफ होता था सारे लोगों को, देखने वालों को, क्या जाती जिंदगी में भी ऐसे ही हैं या फिर उससे थोड़े से डिफरेंट? अरे नहीं बुखारी साहब, शफकत चीमा साहब एक बड़ी पोलाइट शख्सियत के मालिक हैं, बड़े नफीस इंसान हैं माशाल्लाह, और हाफिज़ कुरान हैं माशाल्लाह। देखें, फिल्म तो एक किरदार है उनका, वो जो निभाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो होता ही एक पानी की तरह मोल्ड है, उसको जिस भी सांचे में डालें उसने डलना होता है। चीमा साहब बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और जिंदगी में उन्होंने जितना इंडस्ट्री में वक्त गुजारा है, आज तक कभी उनका कोई स्कैंडल्स नहीं है। आज तक उनके किरदार पे कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता बंदा। तो वो ऐसी शख्सियत तला जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे लेजेंड्स की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है, अल्लाह ताला उनको सही सलामती दे। अच्छा, आप आखिर में आप कोई नए आने वाले लोगों को पैगाम, जो इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं, बिल्कुल बुखारी साहब, मैं आपके इस चैनल के जरिए अपने ऐसे दोस्त, ऐसे व्यूअर्स, ऐसे लोग, कोई एक जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास बाकायदा से स्टूडेंट्स, बच्चे पढ़ के नहीं आते थे। मैस कम्युनिकेशन अब एक अदारा बन चुका है, लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ MCA में, बाकायदा एक सब्जेक्ट है, लोग पढ़ रहे हैं। तो वो लोग आए, फिल्म्स बनाएं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।